हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन टू डबल बॉन्ड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था और उसी एडिशन रिएक्शन में का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है आज हम पढ़ेंगे, यानी उसका त्रिविम रसायन। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये ग्रेजुएशन में बड़ा सिंपल सा आ सकता है, लेकिन एमएससी और जैम या नेट या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें ये इसका मल्टीपल चॉइस आ सकता है क्वेश्चन। और कभी बहुत रेयर ही होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आए, लेकिन मल्टीपल चॉइस आने से पहले क्वेश्चन आने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके फंडामेंटल्स समझ लें, तभी हम उन चीज़ों का आंसर, उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस प्रकार से है। हमें मालूम है कि हमने सी डबल बॉन्ड सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था और हमें ये मालूम है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण उसके एंटी दिशा से होता है। हमें ये भी मालूम है कि कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एंटी एडिशन ना होके सिन एडिशन, एंटी यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दो विपरीत दिशाओं से, एक दिशा से इलेक्ट्रोफाइल और एक दिशा से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होना और मध्यवर्ती का बनना। जब जब पहली बार इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है तब एक मध्यवर्ती बनता है जो कि कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती होता है। आपको मैं याद दिला दूं, जो सी डबल बॉन्ड सी में जब इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है तो इस प्रकार से सी सिंगल बॉन्ड सी ये और ई यहाँ हुआ, तो फिर यहाँ पर एक प्लस चार्ज यानी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है और इस कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती पर फिर दोबारा जाके एक न्यूक्लियोफाइल NU माइनस का आक्रमण होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अधिकतर समय में इलेक्ट्रोफाइल के विपरीत दिशा से ही आक्रमण करता है, परंतु क्योंकि मध्यवर्ती बन रहा है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रोफाइल है उसी दिशा में ही में न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अगर हमने एक बार हमने सिस एल्कीन लिया और दूसरी बार हमने ट्रांस एल्कीन लिया, तो किस प्रकार के स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। Stereochemistry of electrophilic addition is trans or anti, but under certain special circumstances it may be syn. तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, त्रिविम रसायन है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया की, वो ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन होती है, लेकिन ख़ास परिस्थितियों में या कुछ खास परिस्थितियों, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये सिन भी हो सकती है। सिस आइसोमर्स गिव सिस आइसोमर्स गिव थ्रियो प्रोडक्ट ऑन एंटी एडिशन। एंटी एडिशन जब होता है तो सिस जो आइसोमर होते हैं, सिस एल्कीन जो होते हैं, वो थ्रियो उत्पाद प्राप्त उनसे होता है और उसी तरह से DL आइसोमेरिक उत्पाद प्राप्त होता है जब सिस आइसोमर पर सिन एडिशन हो। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम समझें कि थ्रियो और इथ्रो प्रोडक्ट्स वगैरह, DL पेयर वगैरह क्या है, तो कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो कार्बन श्रृंखला होती है इस तरह से लंबी सीधी रेखा से दिखाई जाती है, वर्टिकल लाइन से प्रदर्शित की जाती है और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं हर कार्बन पर वो हॉरिजॉन्टल या इस तरह से जो सीधी रेखाओं से दिखाई जाती है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस होती हैं, सीधी और तिरछी जहाँ क्रॉस हो रही हैं, वहाँ उन पोजीशंस पे कार्बन एटम की पोजीशन मानी जाती है। इरिथ्रो आइसोमर उन्हें कहते हैं जब सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जिसमें एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से कार्बन की पोजीशंस इस प्रकार से दिखाई जाती है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके अंदर जो वो पोजीशन दिखाते हैं तरह तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापितों का।
तो ये देखें कि ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में अगर एक ही समान ग्रुप जो एक ही साइड में हो, सेम ग्रुप से सेम साइड में हो, तो उसको हम कहते हैं इरिथ्रो आइसोमर। और उसी तरह से अगर सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड में हो, देखिए सेम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट साइड में या ऑपोजिट साइड में हो, तो उन्हें कहते हैं हम थ्रियो आइसोमर। इसके अलावा एक बात और जो है इस पोजीशन में आपको, इस स्टेट में आपको जानने की ज़रूरत है, वो कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो ग्रसित संरूपण को प्रदर्शित करती है, जिसमें कि ये और ये बॉन्ड एक दूसरे के एकदम सीध में, ये और ये बॉन्ड एक दूसरे के सीध में, और ये और ये बॉन्ड एक दूसरे के सीध में। इस तरह से कार्बन के सारे बंध एक दूसरे के सीध में होते हैं और ये एक अनस्टेबल अस्थायी संरचना होती है, जो कि ग्रसित संरूपण या एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी जो इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये और ये, तो ये एक दूसरे के सीध में हैं। वो ठीक उसी तरह से जैसे ग्रहण होता है, ग्रहण में जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह एक दूसरे के सीध में होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर बॉन्ड्स एक दूसरे के सीध में हैं, इसलिए इसे इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन या ग्रसित संरूपण के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं एडिशन ऑन सिस आइसोमर। सिस आइसोमर जो है इरिथ्रोडियल पेयर देता है। तो इरिथ्रोडियल पेयर समझने के लिए अब हमने इससे पहले जस्ट पहले इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर को समझा। तो ये देखिए सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन इसलिए ये सी डबल बॉन्ड सी और उसके दोनों एक साइड में दोनों एक समान ग्रुप, दूसरे साइड में दूसरे एक समान ग्रुप हैं, तो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, तो ये सिस एल्कीन है। इसमें सिन एडिशन हुआ, यानी कोई रिएजेंट इसके ऊपर ऐड हुआ और उसके रिएजेंट के दोनों हिस्से जो इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों हिस्से जो हैं एक ही दिशा से आक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो फ्लैट कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड या टेट्राहेड्रल कार्बन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये दोनों A और B, ये अगर नीचे की तरफ हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ और यहाँ, तो एक ही दिशा यानी ऊपर की दिशा से हमने दिखाया x और y का इस प्रकार से जुड़ना। तो ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन को अगर हमने दबा के फ्लैट कर दिया, यानी यहाँ से अगर हमने प्रेशर दिया तो ये मान लो ये फ्लैट हो जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की संरचना हमें प्राप्त होती है। ये वाला कार्बन यहाँ पर है और ये वाला कार्बन यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि B और B, यानी इसके राइट हैंड साइड में B है, यहाँ दाईं ओर B है, तो ये दाईं ओर B, और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड यानी दूसरे साइड में A है, तो दूसरे साइड में A इस तरह से लिखा गया। तो हम देख रहे हैं कि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, तो यानी ये इरिथ्रो आइसोमर है। तो अगर ऊपर की दिशा से X और Y जुड़े तो ये इरिथ्रो आइसोमर हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि सिन जो एडिशन है उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जैसे x डाला था पहले, अब यहाँ पर हमने y दिया, तो उल्टा अगर हो जाए तो क्या कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, तो उल्टा भी सिन एडिशन, यानी इस मॉलिक्यूल को जो ऐड हो रहा है, यहाँ x होने की बजाय अगर यहाँ x हो, तो यानी इसकी दिशा बदल गई है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो sp3 में परिवर्तित हो गया, और इस तरह से इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ही होगा, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ से ऐड हो रहे हैं, तो ऊपर की तरफ से ये दोनों बॉन्ड्स बने। यहाँ जो पहले y था अब यहाँ पर x है, यहाँ जो पहले x था अब यहाँ पर y है। तो अगर हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से प्रेशर डाल के फ्लैट कर दिया, सपाट कर दिया, तो फिर हमें इस तरह का कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ x था, तो हमें x भी यहाँ लाना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इस मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन जो बंध है उसके बीच में से एक एक्सिस या अक्ष निकाला और उस अक्ष के चारों ओर इसको घुमा दिया। तो जैसे ही घूमता है ये मॉलिक्यूल, तो ये x जो है वो यहाँ आ जाएगा, y है वो इधर आ जाएगा। तो y यहाँ आ गया, तो आप देख सकते हैं कि y अगर घूमकर इधर आता है तो ये जो B हमारी
मान लो ये हमारी तरफ था तो इस तरफ था, तो जब ये 180 डिग्री या 180 डिग्री का घूर्णन इसका इस अक्ष की ओर होता है तो ये बी इधर की तरफ आ जाता है और ए यहाँ आएगा, और इस बी की सीध में जो ये वाला बी था वो भी इधर की पोजीशन में आ गया, क्योंकि हमने इसको पकड़ के, मान लीजिए एक डंडा है यहाँ रखा और उसको इस मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये जो कार्बन है घूम कर यहाँ आ गया, और ये जो कार्बन है ये कार्बन घूम के यहाँ आ गया, और ये वाला कार्बन जो है वो घूम कर यहाँ आ गया। तो ये नई स्थितियाँ होंगी ए और बी की, तो इन्हें अगर हमने इस मॉलिक्यूल को फ्लैट किया तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि ए और ए इधर आ जाएंगे और बी दूसरी तरफ वाले यहाँ आ जाएंगे। ये करने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर एक्स और एक्स यहाँ पर है और ये वाई, ये रहा वाई। तो ये जो सिचुएशन है वो ये एक्स के साथ एक्स एंड एक्स एट द टॉप, ऊपर की तरफ, तो वो हमें तुलना करने में आसानी रहती है। जब इस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ रखा तो हमने ये पाया कि ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, इसका बी जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड में बी इसके है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, यानी प्रतिबिंब रूप हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है जिसको हमने यहाँ उठा के रखा है ताकि समझ में आए, ये इस वाले मॉलिक्यूल का प्रतिबिंब रूप है। तो डी एल पेयर है ये, अगर एक इनमें से डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा इसमें लीवो होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों में समान समूह समान एक ही दिशा में है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इरिथ्रो है। तो यानी सिस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन हुआ तो हमें इरिथ्रो डीएल पेयर प्राप्त होता है। ये जो स्टार से दिखाया गया है ये कायरल एटम्स हैं, और इन कायरल एटम के कारण ही इन मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक समावयवता या प्रकाशिक जो सक्रियता वो दिखती है। आइए देखते हैं एडिशन ऑन सिस आइसोमर। दोबारा यहाँ पर हमने देखा ट्रांस आइसोमर के बारे में। देखिए ट्रांस आइसोमर यानी दो विपरीत दिशाओं से एडिशन होना। ये रहा सी डबल बॉन्ड सी, और इसका ये सिस आइसोमर ही है क्योंकि समान समूह जो है वो समान दिशा में है डबल बॉन्ड के। और यहाँ हो रहा है ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन, यानी एक्स नीचे से ऐड हो रहा है तो वायु ऊपर से ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये sp2 जो फ्लैट कार्बन थे ये दोनों के दोनों ये sp3 कार्बन हो गए। आप देख सकते हैं कि नीचे से हमने x को ऐड किया है और ऊपर से हमने y को ऐड किया है, और जहाँ b था जिस दिशा में, ये रहा b और b सेम दिशा में है जैसे कि सिस में थे, और उसी तरह से a और a सेम दिशा में है इस कार्बन कार्बन बंध के। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की ना होके स्टैगर्ड या अंतरित संरूपण है। यहाँ पर जो अगर हम इस कार्बन कार्बन बंध की सीध से देखें तो हम देखेंगे कि अगर इसका प्रोजेक्शन लिया जाए तो इन दोनों या छाया ली जाए तो ए और बी के बीच में से वाई की छाया निकलेगी, या उसी तरह से ए और बी के बीच में से एक्स की छाया निकलेगी। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं ये सारे जो समूह हैं, और ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या अंतरित कॉन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमें बनाना है, और हमें मालूम है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो इक्लिप्स्ड या ग्रसित संरूपण के वजह से होता है। तो हमने कार्बन कार्बन जो बंध है उसको 180 डिग्री इस प्रकार से घुमाया कि जो ये एक्स है वो घूम कर ऊपर की तरफ आ जाए। जैसे ही एक्स घूम कर ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो बी हमारी तरफ था वो या इस तरफ था वो घूम के इस तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स को घुमाया गया पकड़कर, मान लीजिए, और इसको स्थिर रखा गया, इन तीनों समूहों को स्थिर रखा गया, इस कार्बन को स्थिर रखा गया, और इस वाले कार्बन को पूरी तरह से स्टीयरिंग व्हील जैसे घुमाते हैं गाड़ी की वैसे इसको घुमा दी। तो 180 डिग्री घुमाने के बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ आ गई, और ये जो बी था वो ये इस पोजीशन पे आ गया। तो इसको जब हमने फ्लैट किया, यानी इस संरूपण जो कि आप कह सकते हैं कि अब ये इक्लिप्स्ड या ग्रसित संरूपण है, इसको जब हमने फ्लैट किया तो ये y की जगह y, और जहाँ a है एक साइड में तो वहाँ b। तो ये देखिए ये जो a है वो यहाँ लिखा गया तो उसकी सीध में b है यहाँ पर, तो ये b, और इधर b है तो ये रहा b, और ये a है तो यहाँ a। तो हम देख सकते हैं कि समान समूह जो है वो विपरीत दिशा में है, यानी ये थ्रियो आइसोमर हैं। इसी प्रकार से हमने एंटी एडिशन किया सिस के ऊपर, लेकिन इस बार हमने
x को इधर न रख कर x को ऊपर इधर से लिखा है, उसकी स्थिति जो है चेंज कर दी है, तो हम देख सकते हैं कि सेम टू सेम हमें वही प्रक्रिया यहाँ दोहराएंगे कि ऐसे हमें प्राप्त होगा। फिर हमने इस मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट किया, रोटेट इस तरह से किया कि इस तरह से क्या ये नीचे जैसे यहाँ से, जैसे ये मान लीजिए पाया है ऊपर की ओर आया हुआ है, तो उसको यूँ नीचे करेंगे 180 डिग्री, तो ये नीचे यहाँ चला जाएगा। लेकिन ये दोनों, ये बी और ए यहाँ यहीं रहेंगे। ये किसी एक्सिस, किसी बंध के एक्सिस को पकड़ के इसका रोटेशन नहीं किया गया है, बल्कि अगर मान लीजिए ये चारपाई का पाया है जो ऊपर की तरफ है, जब हमने चारपाई उलट दी तो वो नीचे यहाँ की तरफ आ गई। उसी तरह से मान लीजिए चारपाई का पाया नीचे है, इसको उलट दिया 180 डिग्री, तो वो यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हम ये जो साथ के साथ जो इनका जो पोजीशन है वो बी यहाँ सेम रहा, ये ए यहाँ पर सेम रहा, और इस प्रकार से हमें ये कॉन्फॉर्मेशन मिला, जो कि फिर भी जो है वो सिचुएशन नहीं है जो इक्लिप्स वाली। तो हमने फिर इस बंध को, ये जो कार्बन कार्बन बंध है उसके आसपास रोटेशन करी और इसको स्थिर रखा, y को और x को मोड़कर 180 डिग्री यहाँ पर लेकर आए। ये मोड़ना इसलिए हो पा रहा है, या ट्विस्ट करना इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो x ऊपर आ गया है। इसके मुड़ते ही आप देखें कि रोटेट होते ही आप देख सकते हैं कि जो B है घूमकर पीछे की तरफ यहाँ चला गया है, और A घूमकर इधर की तरफ यानी यहाँ आ गया है। इसका जब हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। ए और बी, ये देखिए ए और बी इधर की तरफ आए हैं, तो ये 3O आइसोमर्स हैं क्योंकि सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड्स हैं। और हम इसको और इसको देखें तो ये दोनों सेम है, तो ये 3O आइसोमर सिस के द्वारा बना है। कुल मिला के जब सिस एल्कीन का हमने सिन एडिशन किया तो 3O DL पेयर मिला, और सिस आइसोमर का जब हमने एंटी एडिशन किया तो हमको 3O आइसोमर मिला। आप देख सकते हैं जब ट्रांस एल्कीन लेते हैं तो 3O आइसोमर मिलता है सिन से, और एंटी से मिलता है DL आइसोमर। इस चीज़ को फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। बाकी जो हायर स्टडीज़ हैं वो भी याद रख सकते हैं। इसको इस तरह से रटिएगा अगर रटना ही है आपको कि सिस सिन इरिथ्रो, बस इतना सा याद रखें। और बाकी सब इसका उल्टा है, मतलब जैसे एंटी करेंगे तो 3O इसका उल्टा है, और ट्रांस का सिन अगर देखें तो वो 3O है, वो इसका उल्टा है। तो एक चीज़ इसमें से ये कॉम्बिनेशन याद रखें और इस टेबल को बनाएं और इसका जस्ट ऑपोजिट हर जगह पे यहाँ भरते चले जाएं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद हो सकती है। ट्रांस के लिए जो आइसोमर्स बनेंगे, देखिए ये अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MSc में जैम और नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आपको बना के आना चाहिए कि आप किस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो एडिशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ आप अंडरस्टैंड करेंगे, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरे रिएक्शन मैकेनिज्म्स को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एडिशन ऑन ट्रांस आइसोमर हमने लिया, ये B एंड B, A और A ऑपोजिट साइड में है, और इसमें हमने सिन एडिशन किया, यानी एक ही तरफ से। जब हमने सिन को रिवर्स करके किया, देखिए आप कि यहाँ x की जगह यहाँ x को यूज़ किया तो हमको क्या मिला, और हमने ठीक वही प्रोसेस जो हमने सिस में किया था उसी तरह से ये एडिशंस किए हैं। और यहाँ पर वो रोटेशन इसलिए किया है ताकि ये जो x है यहाँ ना होके यहाँ आ जाए, ताकि हमें कंपैरिजन में इजी मिले। और वही प्रोसेस आप देखें जो हमने सिस में किया, और इससे हमें मिला कि सिन एडिशन के द्वारा हमें 3O आइसोमर्स प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से हमने ट्रांस आइसोमर ही लिया, सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड। देखिए B और B ऑपोजिट साइड में है, और एंटी एडिशन किया है, यानी एक बार x को यहाँ से डाला है, फिर एक बार x को यहाँ से किया है, और y को ऊपर से, फिर y को नीचे से। इस तरह से करके जब हमने सारे ये निकाले ठीक उसी तरह से जैसे कि सिस में, तो हम देखते हैं कि जो ट्रांस एडिशन है उसके एंटी के द्वारा हमको इरिथ्रो DL पेयर मिलता है। और DL पेयर मिलने के लिए इसी को हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिखा है, और देखा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, क्योंकि समान जो समूह है वो मिरर के आसपास आके इधर है। और इधर भी देखिए कि B दूर है मिरर से, तो यहाँ पर भी B दूर है मिरर से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 3O आइसोमर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं सिन एडिशन के द्वारा ट्रांस में, और इरिथ्रो आइसोमर क्योंकि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है
तो इरिथ्रोआइसोमर और जो कि आपस में एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं यानी डीएल पेयर हैं जब हम एंटी एडिशन करवाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, एक बार आप इसको रिटन प्रैक्टिस कर लें तो आपको आसानी से ये 1-2 बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार नोट्स में बनाएं, फिर नोट्स के बाद आप इसको हाथों हाथ प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। So I hope you have understood today's information. Thank you for being with me. If you have any doubt, contact me personally on my WhatsApp number. Thank you.